बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। इससे पहले आपने न्यूक्लियस पढ़ा है। न्यूक्लियस के अंदर हमने जब उसके स्ट्रक्चर में हम गए थे तो हमने बात की थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम होता है। तो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की थी। अभी हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है दैट इज़ न्यूक्लियोलस। तो ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियोलस को सबसे पहले डिस्कवर किया है फेलिस फोंटाना ने, जो कि 1774 में डिस्कवर किया था। ये क्या है? डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक डार्कली स्टेन्ड का क्या मतलब है? मींस कि जब हम स्टेनिंग करते हैं, कलर्स देते हैं, तो उस वक्त ये इतना ज़्यादा कलर कैप्चर कर लेता है कि बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। नॉन मेम्ब्रेनस, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, राउंड बॉडी, लेकिन ये है राउंड, गोल है, मेम्ब्रेन नहीं है बट फिर भी ये गोल स्ट्रक्चर है। कैसे है आगे इसके डायग्राम में आपको समझ आ जाएगी। 1, 2 आर मोर इन नंबर इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में 1, 2 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म एंड सेल। यहां पर क्या होता है? राइबोसोम सिंथेसिस फैक्ट्री। ये राइबोसोम की सिंथेसिस की फैक्ट्री है, यहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट एनी फंक्शन नहीं होती। तो जो न्यूक्लियोलस है इसका मेन फंक्शन राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करना है, और इन दोनों ने आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस का अहम और मेन किरदार है। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। पहला रीजन होता है हमारा सेंट्रल फेब्रिल रीजन, जो कि डेंस होता है, डीएनए और आरएनए वहां पर पाए जाते हैं, और ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन होता है, जो कि क्या है? प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स वहां पे होते हैं एंड राइबोसोमल आरएनए। इसके डायग्राम में अगर आप देखें तो पहले हमें न्यूक्लियोलस कुछ यूं नजर आता है, एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर नजर आता है। इसको जब हम मजीद वाज़ेह करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो फिर हमें वो कुछ यूं नजर आता है। इसमें आप देखते हैं ये जो बीच में रेड कलर का आपको नजर आ रहा है दैट इज सेंट्रल फेब्रिल रीजन, और इर्द गिर्द जो ग्रीन कलर और डॉट्स में आपको नजर आ रहे हैं दैट इज पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन। इस पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन में राइबोसोमल सब यूनिट के पार्ट्स होते हैं और राइबोसोमल आरएनए के भी पार्ट्स होते हैं, जो कि आगे जाकर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स बनाते हैं। ये सेंट्रल फेब्रिल रीजन जो है ये प्रोटीन से बना होता है, जो कि इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, न्यूक्लियोलस के बारे में आपने जान लिया कि न्यूक्लियोलस कैसे होता है। अब इसी न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द एक नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जब हम स्टेनिंग देते हैं तो स्टेनिंग के बाद ये डिफरेंट कलर्स को कैप्चर कर लेता है। सो अब यहाँ पे उनमें से कुछ स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? नॉर्मल हालत में ये हमें सेल में कभी भी नजर नहीं आता, लेकिन जब सेल डिवीजन के वक्त होता है उस वक्त यही क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? आपस में मुड़ जाता है और अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम्स। ये कैसे होता है देख लें। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोज मींस कलर्स, सोमा मींस बॉडी। ये क्या है? कलरफुल स्टेन्ड स्ट्रक्चर है दैट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त अपीयर होता है, इज नोन एज क्रोमोसोम। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था कब? 1882 में, और ये अकर इन पेयर्स। हमेशा ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। ये क्या है? डार्क थ्रेड लाइक है, डार्क हैं थ्रेड लाइक जो दागानुमा हैं, और ड्यूरिंग इंटरफेस रेस्टिंग फेज के वक्त इसका एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, और ये सेल डिवीजन के वक्त ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये पहले एक क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, फिर सेल डिवीजन के बाद वो कंडेंस होकर वो क्या बना देता है। सो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये जब सेल डिवीजन के बाद कंडेंस होता है तो ये स्ट्रक्चर बना देता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर के डायग्राम की बाकी तफसील हम इसके बाद करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको बताना था कि कैसे ये कंडेंस होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं।
नेक्स्ट आते हैं इसके अपने कंपोजिशन की तरफ। ये किस चीज से बना होता है? तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है? तो इसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? अ पार्ट वेयर क्रोमाटिड्स एंड स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड। आर्म्स या क्रोमाटिड्स क्या होते हैं? ये 2 या 4 होते हैं इन नंबर और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस कि एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं। कैसे होता है आप देख लें कि ये अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक डेंस नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होता है, वो मजीद डेंस होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम की अगर हम थोड़ा सा वजाहत करते हैं तो ये एरिया, ये जो ग्रीन कलर में जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दैट आर नोन एज क्रोमाटिड्स। ये जो बीच में गोल स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। और इस क्रोमाटिड्स में जो क्रोमाटिड्स आपस में एक साथ हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमाटिड्स। जो एक दूसरे से दूर हैं दैट आर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या मतलब? आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये क्रोमेटिन नेटवर्क डेंस होकर सेल डिवीजन के दौरान डेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जस्ट लाइक शाहिद अफरीदी की तरह होता है। शाहिद अफरीदी जब विकेट लिया हुआ शाहिद अफरीदी ऐसे होता है, सो दैट इज लाइक अ क्रोमोसोम। हमारे सेल्स के अंदर शाहिद अफरीदी मौजूद है, आप खुद सोचें, तभी तो हमें उनसे मोहब्बत है। सो इसमें अब जो बाजू हैं, ये दोनों बाजू क्या हैं? आपस में सिस्टर हैं और लेग्स के साथ क्या है? नॉन सिस्टर्स हैं। इसी तरीके से क्रोमोसोम में जो इनके ऊपर वाले दोनों क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। नेक्स्ट, अगर हम एक क्रोमाटिड को ले लें तो एक क्रोमाटिड में हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जहां जिसको हम लोकस या इसका प्लूरल लोसाई होता है। इसमें क्या होते हैं? एक जीन या ग्रुप ऑफ जीन होते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं एक खास काम के लिए। ये मखसूस जीन यहां से ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए हर कैरेक्टर के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर हर कैरेक्टर के लिए एक एक लोकस होता है, जीन्स का लोकस होता है जहां पर जीन्स मौजूद होते हैं। किसी भी एक काम के लिए या एक जीन होता है या ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम देते हैं और वो सारे इकट्ठे एक जगह पे होते हैं। सो दैट इज नोन एज लोकस, उसकी जमा लोसाई है। तो हमारे अंदर जब वालिदैन से कैरेक्टर्स आते हैं तो वो बेसिकली क्रोमोसोम के यहाँ से ट्रांसफर होकर आते हैं। बाकी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ये लोकस कौन होते हैं, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ पर हम देखेंगे कि जीन्स कौन से हैं, उसके अंदर जो है कैसे वो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं, एक एक कैरेक्टर के लिए कौन कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आपने इतना जान लिया कि क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए का ये क्या है, हमारा हेरिडिटी मटीरियल है जो कि क्या करता है, वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली का ज़ामिन होता है। अब ये क्रोमोसोम्स की अगर हम नंबर के हवाले से बात करें तो कुछ क्रोमोसोम्स डिप्लाइड होते हैं, कुछ हैप्लाइड होते हैं, या ये टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे कि हैप्लाइड क्या होता है, डिप्लाइड क्या होता है। तो डिप्लाइड जो है इसको हम 2n से भी जाहिर करते हैं, ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लाइड कहेंगे। हैप्लाइड n से जाहिर करते हैं, ये क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अगर फुल, फॉर एग्जांपल आप इंसान को देखें, अगर इंसान के फुल हैं 46 तो इसके हाफ कितने होंगे, 23। तो 23 हमारा क्या है, बेसिकली 23 हमारा हैप्लाइड नंबर है, 46 हमारा डिप्लाइड नंबर है। इसके अलावा अगर हमने चूंकि इसमें बात की है कि क्रोमोसोम्स पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो जो पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं वो अब हमारे बॉडी में कितने पेयर्स होंगे, हमारे क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स होंगे। तो 23 हमारा हैप्लाइड नंबर भी है, 23 हमारे पेयर्स हैं और 46 हमारा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो कि डिप्लाइड है। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पे उन्होंने हैप्लाइड और डिप्लाइड और पेयर्स दोनों की बात की है। तो मैं बुक से आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बुक का पेज नंबर निकालें 22, पेज नंबर 22 में आप देख लें कि वहाँ पर ह्यूमन की बात करते हैं, मैन, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स इसके क्या हैं, ये इसका डिप्लाइड नंबर है। 23 इसके अंदर पेयर्स हैं और 23 इसका हैप्लाइड नंबर है। इसकी तरह चिंपैंजी को देखें तो 46 उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, 24 पेयर्स हैं और 24 इसका हैप्लाइड नंबर है।
ऑनियन को देखें तो 16 उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, 16 डिप्लॉइड, 8 हैप्लॉइड और 8 पेयर्स। गार्डन पी को आप देखें 14 है, तो 7 उसके अंदर पेयर्स हैं और 7 उसका हैप्लॉइड नंबर है। फ्रॉग के अंदर अगर हम देखें तो 26 उसका डिप्लॉइड नंबर है, 13 उसका हैप्लॉइड नंबर है और 13 पेयर्स हैं। ड्रोसोफिला में आप देखें 8 क्रोमोसोम्स टोटल पाए जाते हैं, तो 8 क्रोमोसोम्स क्या हो गए, डिप्लॉइड नंबर हो गया, और जो 4 पेयर्स हो गए तो 4 क्या हो गया, उसका हैप्लॉइड नंबर हो गया। पोटैटो में आप देखें 48 होते हैं और वो 24 पेयर्स बनाते हैं, तो 24 पेयर्स क्या है, 24 सिंगली 24 क्या है, हैप्लॉइड नंबर है। 24 पेयर्स क्या बनाते हैं, 48 क्रोमोसोम बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड नंबर है। पिजन की आप बात करें, कबूतर की, तो दैट इज 80 और उसका हैप्लॉइड नंबर फिर 40 आ जाएगा और उसके पेयर्स कितने होंगे, 40 पेयर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे ये सीखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर में पाए जाते हैं। जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं तो वो उस वक्त हम बात करते हैं जब हम सोमेटिक सेल के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स को। जब हम हैप्लॉइड नंबर की बात करते हैं तो हैप्लॉइड नंबर की बात हम उस वक्त करते हैं जब हम जेनेटिकल जो सेल्स होते हैं, जिसको हम जर्म सेल्स कहते हैं या सेक्स सेल्स कहते हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर होता है। या 9th में आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है, तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात होती है, और दूसरा जो है दैट इज मियोसिस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात होती है, क्योंकि वो जर्म सेल्स में होता है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है पेपर्स में और साथ साथ इसके साथ जुड़ा भी है कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। जनरली मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना दैट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन 4 ऐसे मेन फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के जो कि उसको डिटेल में जानना जरूरी है। तो 4 मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस कौन से हैं? पहला, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। कहां पर करता है? न्यूक्लियोलस में करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, कहां पर इसकी सिंथेसिस करता है? न्यूक्लियोलस में करता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन दोनों की ये सिंथेसिस करता है। ये कहां पे करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में करता है। इसके बाद ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल्स, यानी क्रोमोसोम्स जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल्स हैं उसका ट्रांसफर करते हैं। ये 4 फंक्शन थे मेनली न्यूक्लियस के। इसके साथ ही न्यूक्लियस की बातें खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।